नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास क्लास में। आप सभी को बताएं तो आज का वीडियो क्लास 10th वालों के लिए खास कर होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाले अध्याय 6, जिसका नाम बताए तो है जनन चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबका आंसर काफ़ी सटीक तरीके से देखेंगे ताकि आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आए, अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। इसके पहले हमने लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय का आंसर बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एकदम आसान भाषा में आंसर आपको बताया जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है, तो 5 अंक के लिए आपको तो कम से कम लिखना पड़ेगा 100-150 शब्दों में, कम से कम 250 शब्दों में तो कहा जाता है 5 नंबर का, लेकिन कम से कम आपको एक बिता लिख देना है। एक बिता अपनी बिता से कम एक बिता से कम नहीं लिखना है 5 नंबर के लिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन का सचित्र और संक्षिप्त विवरण कर दें। यानी यहाँ पर अलैंगिक जनन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, अलैंगिक जनन क्या होता है। सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में विवरण भी दे रहा है, साथ में चित्र भी मांग रहा है। तो चित्र हमने बना रखा है, यहाँ पर आप बना सकते हैं। यहाँ द्विविभाजन हो रहा है, इसका मतलब अलैंगिक जनन है। इसमें आपकी बुक में भी काफ़ी सटीक तरीके से यहाँ पर चित्र बना रखा है, बुक में से भी आप बना सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं सब में द्विखंडन, यानी क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है। देखते हैं, देखिए अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जनक से नई संतान उत्पन्न होती है, जिसमें एक ही जनक से नई संतान उत्पन्न होती है। इसके प्रकार हैं, जैसे इसके देखिए बहुत सारे इसके प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दो चार को प्रकार का नाम आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से प्रकार मिलेंगे। सबसे पहला द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन, तीसरा कायिक प्रवर्धन इसी का प्रकार है, चौथा पुनर्जनन, पांचवा बीजाणु जनन। ये सब इसका क्या है, प्रकार है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। देखिए द्विखंडन कह रहे कि अमीबा इसका शरीर 2 बराबर भागों में विभाजित हो सकता है। यहाँ पर जो अमीबा आपको दिख रहा है, अमीबा दिख रहा है ना, अमीबा में भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। देखिए इसमें, क्योंकि अलैंगिक जनन का ही यह सब प्रक्रिया है, तो इसमें द्विविभाजन हो रहा है, द्विखंडन। देखिए एक अमीबा यहाँ धीरे धीरे टूट रहा है, यहाँ 2 भागों में बट गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए करेगी बहुविखंडन, जैसे प्लाज्मोडियम, इसमें शरीर कई भागों में विभाजित होता है। इसमें शरीर है और कई भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, आगे इसमें दिया है, दे रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे आलू गुलाब पौधों के भाग से नया पौधा बनता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा। कायिक प्रवर्धन किससे पाया जाता है, आलू में, गुलाब में। समझ में आ रहा है आपको? दिक्कत हो तो बता सकते हैं, कोई भी कहीं से दिक्कत आपको नजर आए तो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या चालू हो रहा है जी, अपने आप देखते हैं क्या है। कट जा यार, क्या आते हो, कट जा। चलिए पुनर्जनन, जैसे प्लेनेरिया, शरीर कटने पर नए जीव बनते हैं। इसमें शरीर कटने पर क्या होता है, नया जीव बनता है। आगे बीजाणु जन्म, जैसे राइजोपस, बीजाणु के द्वारा नए पौधे बनते हैं। इसमें राइजोपस, इसमें क्या होता है, बीजाणु के द्वारा इसमें नए पौधे बनते हैं। तो सब के सब अलैंगिक जनन क्या है, विधि है, प्रकार है, प्रक्रिया है। सबका हम नाम बताएं, लगभग 5 का नाम हमने बताया, 1 2 3 4 5 का नाम हमने बताया। 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता रखिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। और परीक्षा में सबसे अधिक बच्चों को दिक्कत यहाँ होता है कि द्विखंडन किसने पाया था, अमीबा में, इसको याद रखिएगा। बहुखंडन किसने पाया था, प्लाज्मोडियम में। कायिक प्रवर्धन आलू गुलाब में। पुनर्जनन प्लेनेरिया में। बीजाणु जनन राइजोपस में। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बढ़िया से रिवीजन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। काफ़ी शानदार तरीके से आंसर हमने आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है, आप चाहे तो इन सब का चित्र बना सकते हैं, या पहला बना दिए बहुत हो गया, कितना कोई चित्र बनाएगा। आगे 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उत्तक संवर्धन कैसे संपन्न होता है, कायिक प्रवर्धन के लाभों का उल्लेख करें। कायिक प्रवर्धन के लाभों का यहाँ पर आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। देखिए यहाँ से उत्तर करें, उत्तक संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों के किसी उत्तक को विशेष पोषण माध्यम में रखकर पूरे पौधे का विकास कराया जाता है। पूरे पौधे का विकास क्या होता है, कराया जाता है। इसे प्रयोगशाला में नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। इसे प्रयोगशाला में नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। ठीक है,
अब कायिक प्रवर्धन के लाभ देखेंगे। आखिर कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या क्या हैं, देखिए। पहला, उच्च गुणवत्ता के पौधे प्राप्त होते हैं, इससे उच्च गुणवत्ता के पौधे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। दूसरा, वांछित गुणों का संसरण होता है, वांछित गुणों क्या होता है, संरक्षण होता है। तीसरा, यह तेज एवं प्रभावशाली तरीका है, यह तेज और प्रभावशाली क्या है, तरीका है। आगे, रोग मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, इसमें रोग मुक्त पौधे क्या किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, यही है। तो कायिक प्रवर्धन के लाभ, तो लाभ हमने आपको यहाँ पर 4 लाभ बताया। कैसे संपन्न होता है हमने ये भी बताया कि प्रयोगशाला में नियंत्रित वातावरण में किया जाता है, कैसे होता है। काफ़ी आसान भाषा में हमने इसको आपको बता रखा है। अब बढ़िया से लिख के नोट आउट करके रिवीजन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर उत्तर आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 3 नंबर प्रश्न आपको मिलेगा। देखिए, परागण से लेकर बीज बनने तक की क्रिया का संक्षेप में उद्धृत करें। परागण से लेकर बीज बनने तक की क्रिया को, परागण से लेकर बीज बनने तक की प्रक्रिया को बारे में आपको यहाँ बताना। देखिए, तो परागण की क्रिया में परागण पुंकेसर से अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, ठीक है। पुंकेसर से अंडक के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। पराग नलिका के द्वारा परागकण अंडाशय तक पहुँचते हैं। पराग नलिका के द्वारा जो परागकण होते हैं अंडाशय तक पहुँचते हैं। अब है इसमें निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन होता है। एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिलकर अंडाणु को निषेचित करता है। एक शुक्राणु अंडाणु से मिलकर अंडाणु क्या करता है, निषेचित करता है। निषेचित अंडाणु भ्रूण बनाता है, जो निषेचित अंडाणु भ्रूण बनाता है, ठीक है ना। आगे, अंडाशय फल बनाता है तथा बीज का निर्माण करता है। अंडाशय फल बनाता है तथा बीज का निर्माण करता है। अंडाशय फल बनाता है तथा बीज का क्या करता है, निर्माण करता है। समझ में आ रहा है ये वाला 3 नंबर प्रश्न आपको? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा होगा तो लिखिए, पहले आप लोग लिखने का प्रयास करिए, वीडियो को रुका के इसको नोट करिए, तब एक बार पढ़िए, तब देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था परागण से लेके बीज बनने तक की क्रिया का संक्षेप में बताना था। तो यहाँ पर देखिए परागण से शुरुआत हुआ है, आपका यहाँ पर बीज का निर्माण हो गया है। समझ में आ रहा है? तो बस 4 स्टेप 5 स्टेप में आपका बीज का निर्माण हो जा रहा है। बस इसको लिख लीजिएगा, रिवीजन करिएगा, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, गारंटी हम दे रहे हैं, ठीक है। संचित दिमाग से इसको पढ़ना पड़ेगा आपको पहले। 4 नंबर प्रश्न है, पादप में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन का विभेदों का विवरण दें। पादप मतलब पौधे, पौधों में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में विभेद करना है, ठीक है। देखिए विभेद करते हैं, करें। लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है और संतान में विभिन्नता आती है। इसमें पुंकेसर और अंडक भाग लेते हैं। इसमें पुंकेसर और अंडक भाग लेते हैं, ठीक है। पुंकेसर अंडक, अच्छा। अब कह रहे हैं अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेते हैं। यह तेज होता है और संतान जनक के समान इसमें बीजाणु तना पत्ती आदि भाग लेते हैं। इसमें बीजाणु भाग लेता है, तना भाग लेता है, पत्ती भाग इत्यादि क्या लेता है, इसमें भाग लेता है। और लैंगिक जनन में क्या क्या भाग लेता है, यहाँ पौधों की बात हो रही है, ठीक है। लैंगिक जनन पौधों में भी, यहाँ पौधे, तो पौधे में लैंगिक जनन में क्या क्या भाग लेता है, तो पुंकेसर और अंडक भाग लेते हैं। पुंकेसर और अंडक भाग लेते हैं। और लैंगिक में क्या क्या भाग लेता है, तो बीजाणु तना फल पत्ती भाग लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो दोनों में बस विभेद करना था, अंतर बताना था। आप लोग यहाँ कर लीजिएगा कि पादप में लैंगिक और अलैंगिक जनन में निम्नलिखित विभेद है, ऐसे कर लिए तो पेज थोड़ा भरा भरा दिखेगा। बढ़िया से हेडिंग बना के लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पेज आपका भर जाएगा इतना में। आगे कह रहे हैं 5 नंबर प्रश्न, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। बस चित्र बना देना है, पुष्प वाला चित्र। आपके बुक में भी चित्र बना रखा है, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। पुष्प का चित्र यहाँ देख सकते हैं। वर्तिका को अंडाणु को तीनों को मिलाएंगे, जयांग बनता है हमारा। परागकोश और तंतु दल, बाह्य दल पुंज, पुष्पासन, सबको हमने यहाँ दिखा रखा है, ठीक है ना। जो छोटे छोटे यहाँ दिख रहे हैं, ये वाला सब हमारा क्या है, परागकोश है। नीचे जिस पर ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा पुष्पासन, इस पर पुष्प स्थिर है। अंडाणु यहाँ बीचों बीच अंडाणु आपको नजर आ रहा होगा। तो इसका मस्त चित्र आप लोग बुक से बना सकते हैं, क्लियर दिख रहा होगा तो यहाँ से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। आगे केवल चित्र बना देना है, कोई वर्णन की आवश्यकता इसमें नहीं है। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें, यौनारंभ या प्यूबर्टी के समय किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करें। किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन क्या करना है, यहाँ पर वर्णन करना है। देखिए तो पहला, बालकों में दाढ़ी मूछ निकलना, कंधे चौड़े होना, आवाज़ भारी होना, ठीक है ना, बालक में होता है। करके बालिकाओं में स्तनों का विकास, कुल्हे चौड़े होना कहाँ होता है, बालिकाओं में होता है, ठीक है। आगे
दोनों में जनन अंगों का परिपक्व होना, दोनों में जनन अंगों क्या होना, परिपक्व होना। हार्मोनल परिवर्तन या मानसिक बदलाव आना। बालिकाओं में मासिक धर्म की शुरुआत, बालिकाओं में क्या होना, मासिक धर्म की शुरुआत आना। तो बालक और बालिका में यौनारंभ में ये सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, बस परिवर्तन लिख देना है। तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिए कि यौनारंभ के समय बालक और बालिकाओं में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। ऐसे करके बढ़िया से लिखिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे तो बालक का अलग लिख सकते हैं, बालिकाओं का अलग, या दोनों मिक्स भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बालक अलग भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर, एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है और जनन पाठ का है, तो इस चैप्टर से भी हर साल एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो पुरुष के आंतरिक जनन अंगों का वर्णन करें। पुरुष के आंतरिक जनन अंगों का यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए, तो आप लिखना है कि पुरुष के आंतरिक जनन अंग निम्नलिखित है, ऐसे हो जाएगा ना। उसके बाद हेडिंग देना है आपको वृषण। हेडिंग क्या देना है आपको, वाला वृषण हेडिंग देना है। दूसरा आपको हेडिंग देना है एपिडीमिस। तीसरा शुक्रवाहिनी। चौथा व्रियकोश। 5वां पुरस्थ ग्रंथि। ये सब आपको हेडिंग देना है। ठीक है, देखिए, पहला शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा एपिडीमिस में क्या होता है, डीमिस में वृषण के ऊपर स्थित कुंडलाकार नलिकाएं हैं जहाँ शुक्राणु संग्रहित होते हैं, जहाँ शुक्राणु क्या होता है, संग्रहित होते हैं। शुक्रवाहिनी में क्या होता है, वृषण को शिशन से जोड़ती है, या वृषण क्या करती है, शिशन से जोड़ती है। व्रियकोश तरल पदार्थ बनाती है, तरल पदार्थ बनाती है। करेंगे व्रिय में पोषण वाला तरल स्रावित करती है। व्रिय में पोषण वाला तरल स्रावित करती है कौन, पुरस्थ ग्रंथि। तो बस अंतःस्रावी जो जनन अंग है उनका वर्णन करना था, क्या कौन क्या करता है, बस संक्षेप में ही वर्णन करना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ऐसे कर लीजिएगा, बढ़िया से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा, इतना में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे 8 नंबर प्रश्न है, स्त्री में लैंगिक चक्र का वर्णन करें। स्त्री में जो लैंगिक चक्र होता है वो कैसे होता है, इसका आपको वर्णन करना है। देखिए, तो स्त्री में लैंगिक चक्र ना, ठीक है, तो ये 28 दिनों का, ये 28 दिनों में पूर्ण होता है। जो लैंगिक चक्र होता है कितने दिनों में पूर्ण होता है, आप बोलिएगा सर। लैंगिक जो चक्र होता है 28 दिनों में पूर्ण होता है। पहले चरण में एक अंडाणु परिपक्व होता है। पहले चरण में एक अंडाणु क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। 14वें दिन अंडोत्सर्जन होता है। 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्जन होता है। 3 नंबर करेक्ट, निषेचन होने पर भ्रूण बनता है। निषेचन क्रिया होने पर भ्रूण का निर्माण होता है। यदि निषेचन न हो तो मासिक स्राव होता है। यदि निषेचन नहीं होगा तो क्या होता है, मासिक स्राव हो जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया किशोरावस्था से लेकर रोजनी निवृत्ति तक चलती है। ठीक है ना, यह प्रक्रिया चलती रहती है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको, कोई दिक्कत, काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, ये काफ़ी आसान है, परीक्षा में अक्सर देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे तो आपको 9 नंबर प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। 9 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन करें। जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपायों का यहाँ पर क्या करना है, आपको वर्णन करना है। ये वर्णन करते हैं। पहला यांत्रिक विधि, करें कंडोम, अंतःगर्भाशयी यंत्र, IUCD, ये सभी क्या होते हैं, यांत्रिक विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे है रासायनिक विधि में, तो गर्भ निरोधक गोलियां हमारे सब के सब रासायनिक विधि के अंतर्गत आती हैं। आगे है सर्जिकल विधियाँ, नसबंदी, पुरुष में वासेटॉक्सटॉमी, महिलाओं में ट्यूबेक्टॉमी, ये सभी नसबंदी होता है। पुरुष में अलग होता है, महिलाओं में अलग नसबंदी होता है। जन जागरूकता, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से भी हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। शिक्षा और प्रचार के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से नियंत्रण कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें? 9 नंबर प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, काफ़ी लाजवाब प्रश्न है 9 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 10 नंबर आपको एक प्रश्न मिलेगा, लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है। तो वैसे रोग जो लैंगिक जनन से होते हैं उसे क्या कहेंगे, लैंगिक जनन संचारित रोग कहेंगे। ऐसे रोग जो लैंगिक संपर्क में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसे लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। लैंगिक संचारित रोग को STD कहते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, STD। लैंगिक संचारित रोग को STD, परीक्षा में कई बार पूछ देता है कि STD क्या होता है, तो लैंगिक संचारित रोग होता है। ठीक है ना। तो पहला सिफिलिस एक बीमारी है जो बैक्टीरिया से होता है। गोनोरिया बीमारी है जो बैक्टीरिया से होता है। एड्स भी HIV वायरस से होता है। हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है। ये सब बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं मनुष्य में देखने को मिल जाती है लैंगिक जनन के फलस्वरूप। लैंगिक जनन अगर हम गलत तरीके से करेंगे जनन क्रिया, तो ये बीमारियां एक से अधिक व्यक्ति के साथ संपर्क बनाएंगे, गलत तरीके से करेंगे तो ये सभी बीमारियां होने की संभावना क्या होती है, बनी रहती है, और काफ़ी सबके सब खतरनाक बीमारियाँ है। ठीक है ना।
तो उम्मीद करते हैं 10 प्रश्नों में से सब प्रश्न तो आपको समझ में आ गया, और कितने प्रश्न अभी तक आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। और इसके पहले हमने इसका लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के इतना ही, ऐसे ही मिलेंगे तुरंत इसके अध्याय 7 में, अध्याय 7 जो भी चैप्टर का साथ अनुवांशिकता है उस चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।